सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम का नाम है सेहत ही ज़िंदगी है। ये ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से, सेहत से जुड़ी हुई कई मुद्दों को उठाते हैं। हमें आपकी सेहत का उतना ही ख्याल है जितना कि आपको है। यही वजह है कि सेहत से जुड़ी जब भी कोई बातों का ज़िक्र होता है तो उन बातों को आपके सामने पेश करते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से विज़िट करते हैं, वो अलग अलग बीमारियों के बारे में मालूमात लेते हैं, बातें करते हैं, ताकि वो जो भी मालूमात है वो आपके सामने पेश की जाए और आप जो है उन बीमारियों से बच सकें। हमारा मकसद जो है समाज को सेहतमंद बनाना है, माशरे को सेहतमंद बनाना है। ये एक मिशन लेकर मानव समाचार हमेशा से कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि हर हफ़्ता 15 दिन में हम आपको नज़र आते हैं किसी न किसी हॉस्पिटल में। हम मुलाकात करते हैं किसी न किसी डॉक्टर से, हम बात करते हैं किसी न किसी बीमारी के ताल्लुक़ से। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही माहिर डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ बीमारियों में जकड़ी हुई है। उन बीमारियों में से कुछ बीमारियां ऐसी है कि जिनका इलाज तो मुमकिन है, मगर कुछ बीमारियां ऐसी है कि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा दिक्कत तलब है, जिसका इलाज जो है वो होता तो है मगर कभी कभी ये होता है कि सही सलाह नहीं मिलती, सही डॉक्टर्स नहीं मिलते। और ये होता है कि जब तक बीमारी पता चलती है और जब तक सही डॉक्टर्स का हमको पता चलता है तब तक वो बीमारी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाज़ औक़ात जो है लोगों के पास जो है वो पैसों की भी कमी हो जाती है और बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि उन बीमारियों से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही बीमारियों में एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो है स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की बीमारी। ये जो है एक आम बीमारी बन चुकी है। अब उसके पीछे वजह क्या है वो भी हम जो है हमारे साथ जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं उससे भी पूछेंगे। मालेगांव शहर मज़दूरों का शहर है, यहाँ पर पावर लूम पर मज़दूर काम करते हैं। ये बीमारियाँ जो है आम तौर से उनमें भी जो पाई जाती है, इसलिए भी हमने ये अपना फ़र्ज़ जाना, ये कर्तव्य जाना कि उस बीमारी से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट हैं उनसे उनकी राय ली जाए। मेरे साथ औरंगाबाद शहर के बड़े ही माहिर डॉक्टर मौजूद हैं और ये जिस बीमारी में महारत रखते हैं उस बीमारी में बहुत ही कम लोग हैं जो आज उसमें इतने एक्सपर्ट हैं। जनाब जो हैं दूरबीन के ज़रिए रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है दूरबीन के ज़रिए जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को करने में माहिर हैं। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर श्रीकांत दहीबाते साहब। सर जी आपका स्वागत है मानव समाचार में। सर जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो आप हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं उनको दीजिए। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत दहीबाते है। पिछले 4 सालों से मैं औरंगाबाद में डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी यानी रीढ़ के हड्डी का स्पेशलिस्ट बोल के काम कर रहा हूँ। मेरा MBBS एजुकेशन हुआ है नांदेड़ में, उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स में मैंने महारत हासिल की है जो जबलपुर मध्य प्रदेश से की है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी में मैंने बहुत सी जगह से महारत हासिल की है, जहाँ अहमदाबाद में मैंने 1 साल रीढ़ की हड्डी में महारत हासिल की है। उसके बाद बाहर देशों में भी, जहाँ जैसे कि जर्मनी में मैं 1 महीना था, जहाँ पे दूरबीन से कैसे रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है उसमें महारत हासिल की है। और वैसे ही साउथ कोरिया में भी कुछ दिनों तक हम थे, जहाँ हमने दूरबीन से कैसे ऑपरेशन करना है इसकी महारत हासिल की है। तो वो होने के बाद से पिछले 4 सालों से मैं हेडगेवार रुग्णालय में, हेडगेवार हॉस्पिटल में रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट बोल के काम कर रहा हूँ। तो एक अच्छा खासा तजुर्बा जो हमारे देश में भी और विदेश में भी जो तकनीक इस्तेमाल इस वक्त की जा रही है उस बीमारी को लेकर, उसमें जो है काफ़ी माहिर हो चुके हैं और अब तक जो है कई लोग जो हैं अलग अलग रीढ़ के ताल्लुक़ से जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों में अभी तक शिफा पा चुके हैं, उनको फ़ायदा मिल चुका है, उनको लाभ मिल चुका है। सर रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के बारे में हम बात करें तो किस किस्म की कौन कौन सी ये बीमारियां होती हैं? आमतौर पर रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां पाई जाती है वो जो उम्र की वजह से रीढ़ की हड्डियों में जो घिसाव होता है उस वजह से जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियां होती है वो 90% जो पेशेंट होते हैं वो इस बीमारी के होते हैं।
और बाकी जो बचे हुए 10% है उसमें रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन लीजिए, या रीढ़ की हड्डी के कैंसर जिसमें ट्यूमर भी हम उसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी का ट्यूमर होना, या फिर किसी के एक्सीडेंट की वजह से रीढ़ की हड्डी टूटना, ऐसी बीमारियाँ आती है। मगर सोचा जाए तो 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो उम्र की वजह से जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ होती है वही होते हैं। अब दूसरा सवाल इसमें ऐसा है कि किस उम्र में रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ होती है। तो आम तौर पे हम, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 90% जो बीमारियाँ हैं वो उम्र की वजह से होती है। तो बात यही है कि जिनकी उम्र 40 के बाद होती है उनमें ये रीढ़ की हड्डी की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती है, मगर ये उम्र की बीमारियां हैं जो 40 के बाद पाई जाती है। मगर बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो 40 के पहले भी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, जैसे कि सादी कमर दुखी हो, कमर दर्द हो, या गर्दन का दर्द हो, काम की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, या फिर देखा जाए तो इन्फेक्शंस वगैरह जो रीढ़ की हड्डी में होते हैं वो भी आजकल कम उम्र के लोगों में पाए जाते हैं। या फिर आजकल जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए, जो आजकल नौजवानों को कंप्यूटर के ज़्यादा काम से, या फिर बैठने के ज़्यादा काम से, या फिर एक्टिविटीज़ कम होने के कारण भी बहुत कम उम्र के लोगों में, जहाँ तक हमने देखा है कि 10 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक भी रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनकी पढ़ाई की वजह से हो, कंप्यूटर के काम की वजह से हो, या फिर मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो, या फिर खेल कूद में कमी आने की वजह से हो। तो इन सब कारणों से जो पहले ऐसा सोचा जाता था कि ये बीमारियाँ ज़्यादा उम्र में होती हैं, मगर वो आज ऐसा देखा जा रहा है कि वो चेंज होता जा रहा है। ये बीमारी अब कम उम्र में भी होने लगी है। अच्छा, इसके पीछे कुछ ग़िज़ा का भी कोई हाथ है? जैसे पहले के जो वक्त था, उस वक्त की जो ग़िज़ा थी, जो हम खाना खाते थे, जिसको कहते हैं पौष्टिक आहार, क्या आज के दौर में वो पौष्टिक आहार जो पहले के लोगों में मिलता था वो मिलना कम हो गया है, बंद हो गया? उसके पीछे भी शायद ऐसा कोई कारण है? ये कारण है, जो बहुत सारे कारण हैं उसमें से ये कारण है, क्योंकि ये आजकल ऐसा पाया गया कि हाई प्रोटीन डाइट लोग नहीं लेते। सो खाने में भी मिलावट आ चुकी है, और हमारी मसल्स यानी मांसपेशियाँ अच्छी रहने के लिए या हड्डियाँ अच्छी रहने के लिए कहीं तो हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, जो आजकल बच्चों में नहीं पाई जाती है, फिर आजकल लोग लेते नहीं है। तो वो एक कारण है। बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो हमारे काम में जो बदलाव आया है वो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, ना कि खाने की वजह से इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर हमारे जो रहन सहन, हमारा जो काम करने का तरीका, या फिर कोई भी काम हो, उसमें फिर कंप्यूटर काम हो या फिर आपका लेबर वर्क हो, वो काम करने की तरीके की वजह से या गलत तरीके की वजह से मैं कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियाँ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। ये जो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट में भी इस तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा असर अंदाज होती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड करती है शुगर के मरीज़ों को। आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में कि शुगर के पेशेंट जो हैं उनको किस किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अगर किसी में है तो उनको किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? देखिए, शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनमें हीलिंग पावर यानी बीमारी ठीक होने की जो पावर होती है वो कम होती है। और आमतौर पर आप देखेंगे तो शुगर के पेशेंट का वेट भी ज़्यादा होता है। आमतौर पे अगर आप 10 पेशेंट लेते हैं जिनमें शुगर है, तो आप देखेंगे कि 8 पेशेंट जो होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है। तो ये जो वेट बढ़ा हुआ वेट है वो डायरेक्टली आपकी रीढ़ की हड्डी पे बोझ डालेगा, ये आपकी रीढ़ की हड्डी पे और घुटने पे बोझ डालता है। तो जाहिर सी बात है कि जिनमें डायबिटीज़ होता है उनमें रीढ़ की हड्डियाँ बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनकी हीलिंग पावर कम होने की वजह से जो रिज़ल्ट्स आप में आते हैं इलाज के, वो रीढ़ की हड्डियों की बीमारी के पेशेंट में नहीं आते। तो स्ट्रिक्टली शुगर कंट्रोल करना या फिर बार बार डॉक्टर को दिखाना, हर 3 महीने में अपने शुगर करना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है कि उनकी वेट पे कंट्रोल रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना आपकी रीढ़ की हड्डी पे जो उसका फ़र्क पड़ेगा वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, स्पाइन सर्जरी को लेकर एक भय और एक डर लोगों में पाया जाता है, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेट होता है, और हमने देखा है कि कभी कभी इसके जो रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ही अलग हो जाते हैं कि आदमी जो है काम करने और उसके शरीर जो है वो काम करने के काबिल नहीं होता। बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशन है। फिर भी आपने जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आपने चुना और उसमें जो आप काम कर रहे हैं, आप जो ये भय का जो वातावरण है लोगों को, आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने % लोगों का जो है डर वो सही है, और क्या इस तरह की बीमारियों में अगर है तो ऑपरेट लोगों को करवाना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहिए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो इस सवाल के मैं 2 तरीके से जवाब देना चाहूँगा।
पहला तो आपने जो बोला है वो सही है। समाज में रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। मैं इनको अफवाहें कहूँगा क्योंकि ये सही नहीं है। तो लोगों में ये अफवाह होती है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करने के बाद आपको चलना नहीं आएगा, काम करना नहीं आएगा, घर पे बैठना पड़ेगा। तो इसका एक लाइन में जवाब दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ें होती थी, एक 30-40 साल पहले ये चीज़ें होती थी, मगर इसमें गलती किसी की नहीं थी, इसमें गलती थी टेक्नोलॉजी की। उस समय टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। सो ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती है तो जो आपके पास है उससे सर्जरी होती थी। तब बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी। आपको रीढ़ की हड्डी का छोटा ऑपरेशन भी करना है तो आपको ओपन सर्जरी करनी पड़ती थी क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी टेक्नोलॉजी रीढ़ की हड्डी में इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि जो पहले ऑपरेशन 10 सेंटीमीटर काट कर किया जाता था, आज वो 6 मिलीमीटर में हम करते हैं, जिसको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में हम करते हैं। वो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें सिर्फ 6 मिलीमीटर का चीरा लगा के आपकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी के 4 घंटे बाद आप चलने लगते हो और सर्जरी के 12 घंटे में आप घर चले जाते हो डिस्चार्ज करके। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ें पहले थी वो अब बहुत बदल चुकी है। ना कि रीढ़ की हड्डी की स्पेशलिटी, हर स्पेशलिटी में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है। भारत अब पीछे नहीं है। इंडिया में अब यूएसए के अकॉर्डिंगली और उनके इक्वल हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है कि टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करो। तो सारे हॉस्पिटल्स टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और उससे बहुत जो पेशेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि डरने वाली कोई भी बात इसमें नहीं है। रीढ़ की हड्डी का कोई भी आप ऑपरेशन करते हो, कहीं पे भी करते हो, तो हर जगह अब टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अच्छे से होने लगा है। और आज तक मेरी प्रैक्टिस में तो मैंने अभी मेरे हॉस्पिटल में मैंने अराउंड 500 केसेस किए पिछले 4 सालों में। मैंने तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा है कि ऑपरेशन के पहले वो अच्छा था और ऑपरेशन के बाद उसकी ताकत चली गई है। ऐसा होता नहीं है और होने का कोई रीज़न भी नहीं है। ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है कि लोगों में ये सर्जरी के लिए डर क्यों बैठा है, तो उसका भी एक कारण है। होता ऐसा है कि जो लोगों में अफवाहें फैली है रीढ़ की हड्डी के बारे में, तो लोग, अगर मैं ऑपरेशन बोलता हूँ, किसी को एडवाइस करता हूँ, तो लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और लोग 4 जगह और जाके देखते हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा क्या जो बोलेगा ऑपरेशन नहीं करना है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ऑपरेशन को इग्नोर करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, डॉक्टर ने दिए गए एडवाइस को नज़रअंदाज करते हैं और फिर 2-3 साल बाद उनकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है जो इलाज के काबिल नहीं होती है। तो ऐसे में अगर कोई ऑपरेशन भी करता है तो उसको जो रिज़ल्ट आना होता है वो नहीं आता है। तो फिर पेशेंट्स को ऐसे लगने लगता है कि हमने तो ऑपरेशन किया है मगर ये ऑपरेशन फेल हुआ है, इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। बल्कि इसके लिए पेशेंट खुद जिम्मेदार होते हैं कि जिस समय ऑपरेशन करना चाहिए, जिस समय किसी भी बीमारी का, रीढ़ की हड्डी का नहीं, कोई भी बीमारी आप लो, हर बीमारी का एक पीरियड होता है कि आपको उसमें इसका इलाज करना चाहिए। जैसे कि आप कोरोना की बीमारी ले लो, आप अगर पहले दिन दूसरे दिन उसका इलाज नहीं करोगे, 15वें दिन इलाज करोगे तो हो सकता है वो इलाज के बाहर चली जाए। तो वैसे ही रीढ़ की हड्डी में भी होता है कि अगर डॉक्टर आपको बोलते हैं ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो कुछ सोच समझ के ये आपको बोलते हैं, तो उस समय आपने कर लेना चाहिए। हाँ, भले ही आप 2 ओपिनियन लो, भले ही आप 3 ओपिनियन लो, मगर आप ऑपरेशन कर लीजिए। आप नहीं करते तो 4-5 साल बाद आपकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है, हाथों में पैरों में कमज़ोरी आ जाती है, आप चल भी नहीं सकते, आप पलंग पे लेटे हुए हैं। इस समय ऑपरेशन करने के बाद ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं होता है पेशेंट को, और तब पेशेंट को लगता है कि ऑपरेशन करने के बाद मेरा ऑपरेशन फेल हो गया। मगर इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार वो पेशेंट होता है जिसने समय पे इसका इलाज नहीं किया है। तो ये जो डर लोगों में आया है, वो डर आने का ये भी कारण है कि लोग समय पे इलाज नहीं करते हैं, बहुत देर होने के बाद इलाज करते हैं। अच्छा, स्पाइन सर्जरी में अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है ऑपरेशन के ताल्लुक से, या मनके में जो गैप हो जाते हैं, गद्दी वगैरह घस जाती है, उसके लिए अब कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है, उसका इलाज का अब तरीका क्या है, थोड़ा सा उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी जैसे टेक्नोलॉजी की हमने बात की कि रीढ़ की हड्डी में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। तो पहले जैसे ओपन सर्जरीज होते थे कि चीरा दे के सर्जरी की जाती थी, तो आजकल उसके जो प्रमाण है बहुत कम हो चुका है। जैसे कि MIS सर्जरी और एंडोस्कोपी सर्जरी, ये जो अभी लेटेस्ट दुनिया में, यानी हम अमेरिका को फॉलो करें या फिर यूरोप को फॉलो करें, तो वही सर्जरी अपने यहाँ पे भी होती है, जिसको MIS बोलते हैं। कि MIS का मीनिंग है मिनिमल इन्वेजिव, मीन्स सबसे कम चीरा लगा के सर्जरी। तो ऑलमोस्ट सभी प्रकार की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी आप मिनिमल इन्वेजिव वे से कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिसके लिए आपको बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ेगा। और उसके भी ऊपर एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बोलते हैं। आपने सुना होगा एंडोस्कोप, पेट में डाल के जो एंडोस्कोप डालते हैं,
तो उसी तरह का एंडोस्कोप रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के लिए भी अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। जो अभी अगर आप मुझे पूछेंगे कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है स्पाइन सर्जरी में, तो हाँ, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी सबसे लेटेस्ट है, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि जो ऑपरेशन 10 सेंटीमीटर का चीरा लगा के किया जाता था, अब वो ऑपरेशन 6 मिलीमीटर का चीरा ही लगा के किया जाता है। और ये बहुत सेफ़ है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आप सोचेंगे ब्लड लॉस तो हार्डली 5 से 10 ml ब्लड लॉस होता है पेशेंट का। इसमें फ़ायदा ये है कि हाँ, ये भी बात सही है कि अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती है कि पेशेंट का खर्चा भी बढ़ता है। तो आप बोलेंगे इसका कॉस्ट ओपन सर्जरी से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, मगर आप ओवरऑल कॉस्ट की बात करेंगे, अगर आप ओपन सर्जरी करते हैं तो वो पेशेंट हॉस्पिटल में 4 दिन रहता है, 4 दिन का खर्चा है, उसके बाद वो 3 से 6 महीने काम नहीं कर पाता, काम को वापस नहीं जा पाता। तो आप 6 महीने का मंथली अगर 10,000 भी कमा रहा है तो पकड़ लो 60,000 उसका लॉस है। उसके साथ उसकी सेवा करने के लिए 4-5 लोग और लगते हैं। आप 2 लोगों का भी 10,000 पर मंथ पकड़ो तो वो खर्चा आपका 2-3 लाख तक चला जाएगा। मगर वहीं जो एंडोस्कोपी सर्जरी है, हाँ, उसको 1-1.5 लाख खर्चा आएगा। मगर आप सोचिए, आज सर्जरी करने के बाद पेशेंट आज के आज घर जाएगा तो आपका 5 दिन का खर्चा कम हो गया। उसके बाद पेशेंट 15 दिन बाद ऑफिस चला जाता है, अगर वो ऑफिस काम कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो 15 दिन बाद वो ऑफिस चला जाता है, तो 6 महीने जो उसका वर्क लॉस होने वाला है वो वर्क लॉस होने की बात नहीं आती, और वो खुद के काम कर लेता है। तो 2 लोगों का भी जो व्यवसाय व्यापार वो बंद होने का भी। सो ओवरऑल आप अगर पूछेंगे तो इसमें पेशेंट के शरीर को भी फ़ायदा है, पेशेंट की हेल्थ भी जल्दी रिकवर हो जाती है, हॉस्पिटल स्टे भी कम है, और ओवरऑल खर्चा निकालेंगे तो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में या फिर मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में ये खर्चा कम लगता है ओपन सर्जरी से। तो ऐसी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, उस बारे में? जो बीमारियां, जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियां उम्र की वजह से होती है, उनसे बचा तो नहीं जा सकता, मगर उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। जैसे कि आपकी उम्र 50 के ऊपर है और आपको रीढ़ की हड्डी की बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है, तो कुछ चीज़ें होती है जो रीढ़ की हड्डी की बीमारियों को आगे बढ़ने से बचा सकती है। जैसे कि नीचे मांडी डाल के बैठना या झुक के काम करना, झुक के वज़न उठाना, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे, ये चीज़ें जो होती है वो रीढ़ की हड्डी की बीमारी को बढ़ाएगी। तो आप उम्र को तो नहीं बढ़ा सकते, मगर ये चीज़ें आप फॉलो करके आपकी जो बीमारी बढ़ती जा रही है उनको कंट्रोल में ज़रूर रख सकते हैं। या फिर ये हो गई उम्र वाली बीमारियों के बाद। और जो यंग पॉपुलेशन में, यानी जो नौजवानों में बीमारी होती है, तो उनको ये ज़रूरत है कि जो भी वो अपने वर्क प्लेस पे काम करे वहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपके काम के तरीके में हमेशा बदलाव करने चाहिए। आप कैसे बैठते हैं, आप स्ट्रेट बैठते हैं या नहीं, आपका कंप्यूटर अगर है तो कंप्यूटर आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। आपको कोई वज़न उठाने का काम है तो आप वज़न झुक के ना उठाएं, नीचे बैठ के वज़न उठाएं। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे आप इन रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, औरंगाबाद में एक कामयाब स्पाइन सर्जन के तौर पर आपको जाना माना पहचाना जाता है, तो अपने यहाँ उस जगह पर जो है कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं रीढ़ से हड्डी से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, कि इन केस अगर हमारे शहर में किसी को वो प्रॉब्लम हो जाए और अगर वो सारी सहूलतें यहाँ पर मुहैया नहीं हैं और वो औरंगाबाद जाकर कभी वो करवाना चाहे वो सारी बीमारियों का इलाज, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये सारी बीमारियां जिनका इलाज यहाँ नहीं है तो कम से कम औरंगाबाद में जो है वो सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी की हर तरह की हर बीमारी का इलाज औरंगाबाद में होता है। तो आप हेडगेवार भी आओ या आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओ तो हर तरह की रीढ़ की हड्डी की बीमारी के इलाज वहाँ होता है। कम से कम मैं सोचूंगा 10 से 15 स्पाइन सर्जन होंगे जो रीढ़ की हड्डी का इलाज वहाँ करते हैं, और सबके पास एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो अगर यहाँ इलाज नहीं होता है तो आप अगर औरंगाबाद आते हैं या पुणे मुंबई कहीं भी जाते हैं तो सारी जगह पे अभी इलाज अवेलेबल है। औरंगाबाद में भी सभी जगह पे और मेरे हॉस्पिटल में, हेडगेवार हॉस्पिटल में भी सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है वो अवेलेबल है। वो ट्यूमर हो, फ्रैक्चर हो, रीढ़ की हड्डी का टीबी हो या रीढ़ की हड्डी के नस दबने के जो आप बोले गैप, वैसे कोई बीमारियाँ हो, तो सारी बीमारियों का इलाज आजकल होता है। इन बीमारियों में जैसा कि गवर्नमेंट के अलग अलग जो है स्कीमें हैं, तो अपने हॉस्पिटल से भी कुछ ऐसी स्कीमें हैं क्या इस तरह के? जैसे मालेगांव शहर जो है वो मज़दूरों का शहर है, तो यहाँ पर यहाँ का जो तबका है वो इतना ज़्यादा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, रोज़ खाने कमाने वाला आदमी है। तो कभी किसी को ऐसी बीमारी हो जाए
तो गवर्नमेंट से कैसे लोग जो है वो लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं आपके हॉस्पिटल द्वारा, एक वो चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, ज़रूर। जिनके पास राशन कार्ड होता है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में सुविधा है, और जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती है वो गवर्नमेंट की योजनाएं भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये सवाल मैंने इसलिए भी किया है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे शहर के लोग जो हैं वो घबराते हैं कि पता नहीं वहाँ जाएंगे तो कितना खर्च होगा, क्या होगा, गवर्नमेंट की स्कीम वहाँ पर लागू है या नहीं है। तो ये सवाल इसलिए भी सर से जानना ज़रूरी था। मैं आपको बताता चलूँ कि सर जो है हर महीने के सेकंड संडे बालाजी हॉस्पिटल यहाँ पर आते हैं। बालाजी हॉस्पिटल मालेगांव के मशहूर आर्थोपेडिक जो है तेलरांदे सर, उनका हॉस्पिटल है। हर महीने के सेकंड संडे जो है यहाँ पर आते हैं, और अभी अभी उन्होंने कहा है कि अनकरीब जो है मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों में हम लोग जो है वो मेडिकल कैंप भी करने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। तो ऐसा कोई भी कैंप होगा तो मानव समाचार आपको बताता रहेगा, सूचित करता रहेगा, और आपको हड्डियों से जुड़ी हुई जो भी बीमारी होगी उस वक्त जो भी ये मेडिकल कैंप अरेंज होगा आप वहाँ जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, आपने मानव समाचार से बहुत सारी बातें की। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वालों के दिलो दिमाग में जो कुछ गलत फहमियाँ होंगी या जो चीज़ें जो हड्डियों से जुड़ी हुई या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई जो बातें उनको नहीं पता होगी, तो आपसे जो सारी बातें उन्होंने मालूम की होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले जो भी दर्शक हैं, देखने वाले जो नाज़रीन हैं, उनको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार किसी नई बीमारी के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।